क्रिएट करता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही बोल रहा हूँ ना? इसलिए बच्चों अटेम्प्ट जरूर करो, उसे भेजो। आप अगर नहीं भेज रहे हो तो मैं उसको अगली दफे में असाइनमेंट नंबर और कंपल्सरी टू बी सेंड विद दिस डेट इन द पीडीएफ फाइल ऐसा कुछ करके लिख के दे दूंगा। ठीक ना? तब क्या होगा? इसलिए उसको करते चलो और भेजते चलो, नंबर वन। और बाकी ये है कि आपका कोर्स तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट ही है। अब आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको पूछना क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, जो बातें मुझे अलग से समझ आती चली जा रही हैं कि इनको डिस्कस हो जाना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और बहुत उम्मीद इस बात की है कि आपका एक टेस्ट होगा इन द नेक्स्ट वीक। सो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। ठीक है ना? वो डेट आपको अनाउंस कर दी जाएगी। कैसे होगा, क्या होगा, ये आपको बता दिया जाएगा। सर तो आपके उससे प्लीज़ होगा? इसलिए, हाँ बेटा, अब कैसे होगा क्या होगा वो अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी, कि वेदर ऑनलाइन वेदर ऑफलाइन या नहीं कैसे सर, क्या आप करना है वो लेंगे आपको या बता फिर दिया जाएगा। कॉलेज का? सर आप लेंगे या फिर कॉलेज का है नहीं, कुछ? रेस्पेक्टेड टीचर्स लेंगे सारे। आपके जो भी रेस्पेक्टिव टीचर हैं वो लेंगे। तो ये लगभग सबको ही लेना है, तो आप सारे उसके सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक? मैंने आपको हिंट कर दिया है, ना हो आपका मुकद्दर है। ठीक, लेकिन चांस है कि सबको टेस्ट आपका लेना ही है। चांस यही है अभी तो आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को देखते रहिए। ठीक? और आपको उसकी अनाउंसमेंट मिल जाएगी विद इन टाइम। नेक्स्ट वीक में होना है, तो अभी तो हमारा आपका साथ कल परसों तो विद इन क्लास है ही है। तो मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या होना है, कैसे होना है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है क्या है। ठीक? और वो तो टीचर ही लेगा आपके। ठीक, जो भी पढ़ा रहा होगा वही टीचर लेगा। चलिए, तो अब हम लोग जल्दी से कुछ इसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जिनके थ्रू आपका रिवीजन हो जाए, जो मौके पर काम है उसकी बात कर लेता हूँ। और मैं फिर बोल दे रहा हूँ आपसे, जब तक आप लोग करके भेजेंगे नहीं तो जो न्यूमेरिकल आपके एंड पे पड़े हैं वो जल्दी मैं डिस्कस अब करूँगा नहीं। और मेरे हिसाब से कोर्स आपका कवर्ड है। तो अब आपको लग रहा हो कि ये चीज़ अनकवर्ड रह गई है तो वो आप पूछिए मुझसे। अदरवाइज मेरा स्टेटमेंट ये है कि 100% कोर्स इज कवर्ड। मैं आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा के आपका रिवीजन करा रहा हूँ। जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो जगह भी बता दे रहा हूँ कि इससे रिलेटेड पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा। समझ आती जा रही ना बच्चों सारी बात? क्योंकि अब आपका बहुत टाइम नहीं है इवेल्युएशन के पहले, इसलिए उस हिसाब से आप तैयार हुई फटाफट जल्दी जल्दी। आप अपनी कोर्स में ढूंढिए जहाँ दिक्कत हो। अभी इस आज की क्लास के बाद 2 दिन का टाइम हम लोगों के पास है। जहाँ दिक्कत हो उस जगह के पॉइंट्स आप मुझसे रेस करिए। ठीक? और उनको पूछिए, उनको सेटल डाउन करके अपने आप को अच्छा कर लीजिए। और ये न्यूमेरिकल्स लगा के आप भेजिए, तब मैं डिस्कस करूंगा इसको। ठीक? वरना वो ऐसे ही आपके एंड पे पड़े रहेंगे, कुछ हेल्प आपको करेंगे नहीं। दिक्कत आ रही है मतलब उसमें इशू है, तो प्लीज सॉल्व। गलत हो सही हो कोई इशू नहीं बेटा। ठीक? तो सारी बातें मैं अपने एंड से अच्छे से बोलता चला जा रहा हूँ। अब भी कोई डाउट हो तो आप बता दो, क्योंकि मेरे हिसाब से अब हमारा आपका साथ 2 क्लास का है। टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे तक हम लोगों को साथ में जाना है। इसके बाद आपकी जो क्लास है वो मेरे हिसाब से कोर्स कंप्लीट है। तो उसको मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा आफ्टर सैटरडे। इरादा यही है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई अलग से प्रेशर हो तो बात अलग है। तो आपको इन विद इन 2 डेज आप अपने काम को करके, पूरा आपके पास टेक्स्ट का स्टडी मटेरियल मैंने भेज दिया है। ठीक? सारे पीछे के कवर्ड कोर्स के लेक्चर पड़े हुए हैं, उनकी सबकी हेल्प लीजिए। जहाँ जो डाउट आ रहा हो उसको सेटल कर लीजिए 1-2 दिन में। ठीक है ना? अब ये कब होगा, इन द नेक्स्ट वीक मैंने आपको बोला है, हो सकता है। ठीक है ना? अब बड़े एग्जाम कब होंगे वो यार मैनेजमेंट के डिसीजन है, यूनिवर्सिटी के लेवल के। तो वो आपको बकायदा उसकी अच्छी से अनाउंसमेंट मिलेगी। ठीक? विद इन टाइम, बका अखबार अखबार में लिखी हुई। ठीक? तो परेशान मत होइए। अ, अभी तो आप अगस्त एंड तक तो मान लीजिए कि कुछ नहीं होने जा रहा है। उस हिसाब से तैयारी करते जाइए। हाँ, नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट ज़रूर होगा। ऑलमोस्ट सारे टीचर लेंगे ऑलमोस्ट।
ठीक, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए। अब जल्दी से बात करता हूँ, क्योंकि आपने किसी ने मुझे वो न्यूमेरिकल्स का भेजा नहीं है। अगर भेजा नहीं है तो उसको आप भेज दीजिए आज तक। गलत सही का कोई इशू नहीं, मैं तिवारा चौबारा इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से कुछ जो कॉमन बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए काम कर सकती हैं, कहीं पर मदद कर सकती हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि जीएसटी आपके लिए किस क्या है, टोटली ऑनलाइन। अगर ये टोटली ऑनलाइन है तो इट इज़ ऑन द पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? यस, व्हाट इज इन द जीएसटीएन? जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क का जो ये पोर्टल है, ये क्या क्या काम कर देता है आपके लिए? ठीक, वो सारे काम विच इज एसेंशियल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ जीएसटी रूल्स कंप्लायंस और द कंप्लायंस ऑफ द जीएसटी टैक्सेशन। अब आप देख लीजिए कि इन द टर्म्स ऑफ पेइंग द टैक्सेस रिगार्डिंग द जीएसटी, और तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहाँ कहाँ से शुरुआत होगी, वो सारी आइटम आप इसमें डाल दीजिए फटाफट से, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं। तो जल्दी बताइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो टैक्स के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। पहला, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इज द कॉमन कंटेंट, और यू कैन से द मेन फंक्शंस ऑफ द जीएसटीएन। अब ये एग्जाम के लिए आपके लिए पॉइंट है। ठीक, तो आपके लिए जैसे रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर देगा, आपके जो रिटर्न है उनको कंसर्निंग जगह पे फॉरवर्ड कर देगा। मतलब अगर आप यूपी में एसजीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, कोई हो सकता है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो, को कहीं और रजिस्टर्ड हो, भरेगा तो एक ही कॉमन पोर्टल पे। तो वो जो रिस्पेक्टिव उसका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है या रेस्पेक्टिव टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है, जिस स्टेट की या आईजीएसटी के कंट्रोल में उसका टैक्स का वो एरिया जा रहा है, उसको आपका रेस्पेक्टिव रिटर्न फॉरवर्ड कर देगा। ठीक, आईजीएसटी का सेटलमेंट करा देगा, क्योंकि आईजीएसटी तो उसके पूरे अंदर में है। ठीक है, आपने जो टैक्स पेमेंट किए उनकी बैंक से मैचिंग करा देगा। आप टैक्स जो पेमेंट करोगे तो या तो डेबिट कार्ड से करोगे या इंटरनेट बैंकिंग से करोगे, या चालान जनरेट हो जाता है, उसको जाके आप बैंक में जमा करोगे, तो सम रिसीप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी कुछ जनरेट होगी, तो उसको भी वो आपको मैच करा देगा कि इस डेट में जमा किया, ये हुआ। ठीक, ये भी काम आपके लिए कर देगा। दूसरा काम आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार करेगा। आप 6 सेमेस्टर में हैं तो एमआईएस अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक, तो एमआईएस की रिपोर्ट को तैयार करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, विच इज बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन। ये जो टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप्स की, इससे रिलेटेड। अब ये इंफॉर्मेशन वर्ड बेटा आ रहा है, अगर गवर्नमेंट के पास वो रिटर्न भेज ही रहा है, प्लीज नोट, तो फिर सरकार को पता ही है ना कि आप क्या टैक्स जमा कर रहे हो, कितने क्या आपने बिल काटे और क्या किया। इंफॉर्मेशन मतलब, इंफॉर्मेशन का मतलब सम इनसाइट्स। अगला वर्ड जो आ रहा है उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। दैट इज प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ द टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। ये प्रोवाइड कराएगा उनको। मतलब जो ये टैक्स पेयर है, जो एसएससी है, जो ये बिजनेसमैन है, इनका प्रोफाइल। और ये ही सबसे ऐसी खतरनाक चीजें हैं कि जिसके कारण आप सुनते होंगे कि जीएसटी का बड़ा विरोध होता रहा, सालों तक प्रदर्शन होते रहे, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग द इनसाइट्स। प्रोफाइल मीन द इनसाइट्स, कब से काम कर रहे हैं, किस नेचर का बिजनेस है, क्या स्टॉक है, स्टॉक का क्या ट्रेंड है। अब 2-3 साल से आपके रिकॉर्ड अगर जीएसटी के पास जा रहे हैं, तो ही कैन ट्रैक द फ्लो ऑफ योर स्टॉक। आप ये समझ लीजिए, आपको डेटर का एज वेल एज स्टॉक का ये सारा डेटा देना होता है। केवल ये नहीं देना होता कि इतने के बिल कटे और इतने का जो है वो टैक्स बना, इतने परसेंट से ये जमा, इतने से छुट्टी नहीं है आपकी।
इन द रिटर्न्स यू हैव टू, फाइनल रिटर्न्स में आपको स्टॉक का वेरीफाई देना है, इतना था इतना गया। डेटर्स का देना है, कितना उधार बेचा, कितना उधार खरीदा, क्रेडिटर्स का डेटा देना है। तब आप समझ पा रहे हो टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड इट्स कनेक्ट विथ द एपरेंट। और इसका एपरेंट क्या है, ये तो कैश की डीलिंग है या फिर आपकी क्रेडिट की डीलिंग है। तो अगर क्रेडिट की डीलिंग है तो फिर डेटर और क्रेडिटर का डेटा जा रहा है, और कुछ खरीदा या बेचा जा रहा है तो स्टॉक का डेटा जा रहा है। अब आपको समझ आता जा रहा है, इससे एक प्रोफाइल जो तैयार हो रहा है, मीन्स द चांसेस ऑफ द टैक्स इवेजन बहुत कम हो रहा है, ठीक ना। और ये प्रोफाइल, अब थोड़ी सी पढ़ाई से हट के बात है जहां से आपका इंटरेस्ट आए, कि केवल ये जानने के लिए कि आप अब मेजर एज में पहुंच रहे हैं, यू ऑल आर द वोटर्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिखता क्या है और होता क्या है उसके पीछे। इतना ज्यादा आप बताइए कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, किसी एक गुड्स को सर्च करिए, या अभी तो आपकी इतनी एज है कि 4-5 साल पहले की चीजें आपको अच्छे से याद होंगी, क्या किसी चीज के दाम अचानक बढ़े? किसी चीज के दाम अचानक बढ़े कि जो हमें पहले बहुत सस्ती मिलती थी, जीएसटी लगते ही महंगी हो गई? ऐसा कुछ फील किया क्या जनता ने? नहीं। ऐसा अगर कुछ फील किया नहीं है जनता ने, तो इसका इतना विरोध क्यों हुआ था? जब आप इस एंगल से सोचने लग जाएंगे, और ये एंगल में आपके दिमाग में केवल मैं इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज यू आर द बिजनेस स्टूडेंट, सो यू हैव टू just know the things, what is the impact of the business and what is the you can say the insights regarding the revenue collection under the taxes। इसके कारण केवल, नो पॉलिटिकल एंगल, कुछ इसमें पॉलिटिक्स वाली बात दिमाग में आप लाएंगे नहीं। अगर जीएसटी का प्रोफाइल, ये जो मैंने वर्ड बोला कि एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करता है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देता है ये पोर्टल, जिसमें कि टैक्स पेयर का प्रोफाइल होता है। अब अगर ये प्रोफाइल जा रहा है कि आपका डेटर कितना है, आपका स्टॉक कितना है, आपने बेचा कितना है, तो यू कांट इवेट द जीएसटी एज वेल एज यू कांट इवेट द इनकम टैक्स जनरेटेड बाय द बिजनेस इनकम। आर यू गेटिंग? बिजनेस इनकम में जो भी आपने बिजनेस इनकम के न्यूमेरिकल पढ़े होंगे या जो भी थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें यही तो सब है ना, क्या खरीदा, क्या बेचा और क्या, और ये इनकम हुई। तो जब आपका प्रोफाइल एक जगह पर कलेक्ट हो गया, और उसके साथ में आप देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किससे बना हुआ है? विथ पैन नंबर। मैंने लिखा है ना आपको कि रजिस्ट्रेशन में 15 डिजिट हैं, 2 स्टेट की हैं, फिर रेस्पेक्टिव डीलर का पैन नंबर है, फिर फलाना है, फिर एक ऐसे करके 15 डिजिट का लिखा है आपको। तो आपका पैन नंबर ऑलरेडी जा रहा है, साथ में प्रोफाइल पूरा जा रहा है। तो आर यू एबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग द इनकम टैक्स रिगार्डिंग द होल ईयर, आर यू एबल टू इवेड एनी थिंग? कुछ आप इवेजन कर सकते हैं? बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत कठिनाई हो जाएगी। गेटिंग? अभी तक तो आपकी डबल एंट्री केवल इसमें काम करती थी कि हाँ किससे खरीदा, किससे परचेज किया, वेरीफाई हो रहा है। अब उसके साथ आईटीसी जुड़ी है, तो पीछे वाले का भी रिकॉर्ड मिल रहा है। और ये जो चेन है, ये सबसे ज्यादा खराब है फॉर द पर्पस ऑफ इसके बिजनेसमैन के लिए, उनको दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है अभी अभी लेटेस्ट, बिकॉज यू आर द फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट। तो अगर आपसे करंट सिचुएशंस की डिस्कस ना हो, बिकॉज कोर्स तो कंप्लीट है, नाउ द इम्प्लीकेशंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोर्स इन द रियल लाइफ, इसका भी थोड़ा आइडिया आपको हो जाना चाहिए। करंट में आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि कानपुर का कौन सा वो मसाला है, एसएनके, उनके यहाँ जीएसटी का छापा पड़ा है। पढ़ा आपने न्यूज में? नहीं पढ़ा है तो सर्च कर लीजिए। और कितने कितने करोड़ समथिंग का टैक्स इम्बेजलमेंट मिला। नाउ यू आर अफ्रेड कि ये मिला कैसे? ये उनके रिकॉर्ड से नहीं मिला है, प्लीज गो इनटू इट। ये उनके रिकॉर्ड से नहीं मिला है, ये कहाँ से मिला है? जिनसे वो पैकिंग मटेरियल लिया करते थे, जिनसे वो पैकिंग मटेरियल लिया करते थे, जिसमें वो जो पाउचेस में आपके एसएनके पैक होके आता था, कानपुर का ब्रांड है, तो जिसमें वो एसएनके पैक होके आया करता था, उसकी जो सप्लाई देता था, उसके यहाँ रेड हुई, तो पता चला कि बहुत सारी सप्लाई वो विदाउट बिल दे रहा है। इस तरीके से ये कैच हुए, मतलब प्रोफाइल ऑफ अदर पर्सन
can put impact on the other industry or the other person which is linked, जो कि linked है। क्योंकि अब आपका स्टॉक जा रहा है, अब आपकी सारी चीजें जा रही हैं, तो स्टॉक अगर आप बोल रहे हो कि इतना बचा है और इतना मैंने बेचा है, तो इतनी ज्यादा आपके यहाँ पैकिंग मटेरियल की जरूरत कहाँ से आ गई? आप बात समझते जा रहे हैं। हाउ दिस कलेक्शन ऑफ प्रोफाइल इज गोइंग टू बी क्रिएट द मल्टीपल इफेक्ट। और सबसे ज्यादा दिक्कत इस प्रोफाइल से हो रही थी बिकॉज इट इज गोइंग टू बी क्रिएट एडवर्स। एडवर्स मैं इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मत वो मत समझिएगा, एडवर्स अगेंस्ट द एनी हाइडिंग और एनी इवेडिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आदमी फिर आगे बचाने के लिए दिक्कत है। जो प्रैक्टिस होती थी कि ये बिल काट दो यार, ये एंट्री नहीं बताओ, ये फलाना कर लो, इतना स्टॉक ज़्यादा दिखा दो, कम दिखा दो, क्योंकि आप तो अच्छे से कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं ना, तो अगर किसी जगह पर स्टॉक में हेर फेर किया जाएगा तो आपको जो है वो अच्छे से समझते हैं कि जीपी पे फर्क आ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक हम कम करके दिखा दें तो उससे क्या असर पड़ेगा? जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट पे निगाह डालिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखाई देगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखाई देगा तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कम दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट कम दिखाई देगा तो बर्डन ऑफ टैक्स कम हो जाएगा, इनकम टैक्स। तो जब वो टैक्स स्टॉक का डेटा आपसे ले ले रहा है, डेटर का डेटा आपसे ले ले रहा है, आप ये बोल नहीं सकते हो कि वो उधार के इतने पैसे नहीं मिले या उधार में इतना पड़ा है। हर चीज को उसने कंपाइल कर दिया एक जगह, और इसका प्रोफाइल भी सरकार के पास है, पैन नंबर भी गवर्नमेंट के पास है। Then the chances to match your income tax return with this profile is creating, और अच्छे शब्दों में कि ये इट इज शटिंग द डोर्स टू इवेड द इनकम टैक्स। समझ आ रही है आपको बात? आर यू जस्ट अलाइन विद द स्टोरी विच आई एम गिविंग टू यू? पूरी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, इसको से अच्छे से समझ पा रहे हैं? दिस इज द इम्पैक्ट। ठीक, तो कॉमन पोर्टल की सुविधाओं के साथ साथ चलते हुए ये भी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि इसके वो पॉइंट्स कि जिनके कारण विरोध दिखता तो था कि इससे टैक्स बहुत हाई हो जाएगा, कारण पहले कहीं पे 5 था, कहीं 7 था, सो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उनको हटा के जब सब एक जगह सबसम किए गए तो रेट जो दिखा वो ज्यादा होने लगा कि खट्टा 12 लग रहा है, 18 लग रहा है, 28 लग रहा है। लेकिन उन्हीं कमोडिटी पर अगर आप सारी चेन के जो डिफरेंट टैक्सेस थे उनके रेट जोड़ें तो ये ज्यादा ही होते थे, और अल्टीमेटली ऑपरेशन में तो कहीं ज्यादा हो जाते थे, क्योंकि विद इन द ऑपरेशन मैं आपको बता चुका हूँ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती थी। ये सारे टर्म्स आपको रिवाइज होते जाएंगे, इसलिए मैं इन सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती थी बिकॉज टैक्स ऑन टैक्स लगते थे इफ देयर वर डिफरेंट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। तो रेट हाई होने, थोड़े हाई हो जाने से उसने कैस्केडिंग के इफेक्ट को भी कम कर दिया, एज वेल एज द टोटल टैक्स रेट ऑफ द डिफरेंट टैक्स विच आर प्रिवेलिंग प्री जीएसटी एरा, उनको अगर सबको एक साथ जोड़ा जाए तो उससे थोड़ा कम भी है। लेकिन पब्लिक को क्या दिख रहा है कि पहले यार हम सेल टैक्स देते थे 10 या 12, अब पड़ रहा है 18। इस हाइप के साथ ये विरोध खड़ा किया गया पूरा। ठीक, तो डोंट टेक पॉलिटिकल एंगल। आपको क्या देखना है कि इसमें मनी का फ्लो कैसा है, इसमें किसके पास से कहां पैसा जा रहा था, व्हाट इज द रेवेन्यू फ्लो, गवर्नमेंट को क्या फायदा क्या नुकसान इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और मनी, और जनता को क्या फायदा क्या नुकसान। ये फोकस ये होना चाहिए और ये हमको समझ आए, देन वी आर द बिजनेस स्टूडेंट्स। वरना तो अखबार पढ़ के हर आदमी बोलेगा हाँ बहुत बढ़ा दिया, फलानी पार्टी विरोध कर रही है, उन्होंने झंडा उठा लिया है और बड़ा ज्यादा हो गया है। हमको आपको इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, कारण हमको तो इनसाइट पे जाना चाहिए हर चीज के। इफ फिर उसके बाद दूसरी बातें, तो जस्ट फॉर द बिजनेस स्टडीज और यू आर द बिजनेस स्टूडेंट, तो यू शुड नो व्हाई व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोफाइल कलेक्शन। तो इम्पैक्ट आप फिर हाइड करने में दिक्कत हो जाएगी आपको इनकम टैक्स। ठीक, और कोई भी चीज का विरोध है कुछ है तो उसके पीछे के भी इम्पैक्ट, रेवेन्यू इम्पैक्ट आपको देखना आए, देन यू आर द बिजनेस स्टूडेंट। बेटा हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, तो हम कुछ लोगों से अलग होना, जैसे हमारे यहाँ प्लम्बर आए और कुछ बनाए तो हम नहीं बना सकते, वो अपना उस काम में माहिर है। ऐसे ही अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो हमको इसी आपके जो स्टूडेंट कैटेगरी है इन होल, उसमें अगर आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं तो हाउ शुड यू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ,
in the journal talks or in the journal platform that the reflection of the BBA is shown in you in respect of the other students. वो कैसे दिखेगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं दूसरे दूसरे डिसिप्लिन को पढ़ रहे हैं, तो बीबीए अगर आपने पढ़ा है तो किसी चर्चा में, किसी बातचीत में, किसी जगह पर इसका इम्पैक्ट या कुछ असर वो तभी दिखेगा जब आपकी सोच में ये चीज आ जाएगी कि आप चीजों को इस ढंग से सोचना शुरू कर दें कि हाँ यार ये काम है, इसका क्या रेवेन्यू है, इसके रेवेन्यू इम्पैक्ट क्या है, समझ आ रही है आपको बात, इसका फाइनेंशियल फ्लो क्या है, जो आप पढ़ रहे हो इसका सबका रियल वर्ल्ड में कनेक्ट है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसका रियल वर्ल्ड में कनेक्ट नहीं हो रहा, आपके कोर्स के साथ ये फायदा है। ठीक, सारा का सारा रियल वर्ल्ड से कनेक्ट है। अगर रियल वर्ल्ड से कनेक्ट है तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम अपनी तरीके की होती हैं। अब आप उसको नरेट कर पाओ इन द टर्म्स ऑफ द कोर्स और उसके आंसर ढूंढ पाओ इन द टर्म्स ऑफ द कोर्स, ये सबसे बड़ा काम है। समझ आता जा रहा है? प्रैक्टिकल लाइफ की सारी चीजें हैं। एग्जाम तो आप देंगे ही, उसकी तैयारी करेंगे ही, और जो जो आप मुझसे पूछेंगे वो मैं बताऊंगा भी। ठीक, जो मुझे अलग से लगेगा कि हाँ इस पे चर्चा कर लेनी चाहिए, जैसे पोर्टल की चर्चा करते करते मैं आपको रियल के साथ जोड़ रहा हूँ, ऐसी सोच जब आप बना लेंगे तो कभी भी किसी भी जगह पर आपको आगे की लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी और आपके सिलेक्शन अच्छे होंगे, उसके बाद आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक, लेकिन अगर आप पढ़ के रह गए कि हम रटे हुए हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, एप्लीकेशन का अंदाजा नहीं मिल रहा, तो फिर तब दिक्कत है। क्योंकि बीबीए तो ढेर सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, हजारों, लेने कंपनियों को थोड़े से हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो जल्दी से आप ये एबिलिटी, ये क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करिए कि जो भी चीज़ें आपकी निगाह के आगे से गुजर रही हैं उनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, बोलने से मतलब हाई अथॉरिटीज या कुछ अगर कुछ बोल रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट, तो आपको दिखेगा कि हिडन एजेंडा कुछ और होता है और जो जनता में चलता है वो एजेंडा कुछ और होता है। समझ आती जा रही है बात? और आपके कोर्स से जुड़ी हुई सारी बातें हैं ये कहीं से भी सोशियोलॉजी की या किसी और सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, टोटली टोटली जीएसटी और बीबीए की ही क्लास है। ठीक, तो बीबीए का जो आपका स्टाइल है, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर? ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर वो नहीं है कि एक जगह बैठ गया और सुपरवाइज कर रहा है और सबको बताया है तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। इंस्ट्रक्टर हो सकता है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो इंस्ट्रक्टर है। एडमिनिस्ट्रेटर वो ही होगा कि जिसको अंदर की चीजों का कंट्रोल बहुत अच्छा है, देन ही कैन, जो आप मैनेजमेंट में पढ़ते हो कि राइट मैन, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, तभी तो रख पाएगा वो। आप देखिए सारे कोर्स आपके मिलते चले जा रहे हैं क्योंकि आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आगे आपको करना क्या है। एचआर में आप ये जान जाएंगे कि ये आदमी मेरे पास किस टाइम का है, उसकी अगर सारी टेक्निक्स अपनाएंगे आप, तो ये आप अपने यहीं से शुरू कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जो फ्रेंड हैं, आपके घर में जो लोग हैं, इनके ऊपर आप कम्युनिकेशन की थ्योरीज अप्लाई करके तो देखिए, इनके ऊपर जो जो आपने पढ़ाया जरा सोच के तो देखिए कि क्या है, इनका क्या इम्प्लीकेशन है जो मैं पढ़ रहा हूँ, कि केवल किताब है ये। ठीक, गुड फीडबैक के क्या इम्पैक्ट हैं, निगेटिव फीडबैक के क्या इम्पैक्ट हैं, ये आप घर से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबको बेटा प्रैक्टिस में ले आना शुरू कर दो धीरे धीरे, तब जब आप एमबीए करके बाहर निकलेंगे तो आप अलग दिखाई देंगे। ठीक, जो भी घटना आपके सामने से गुजरे उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और फलाने इम्पैक्ट ये तो नेता और पार्टियां आपको दिखाती हैं, हिडन इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि आप वो आपको समझ आने चाहिए बिजनेस स्टूडेंट के नाते। और बाकी जो मैनेजमेंट की थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं इनको अप्लाई करने की कोशिश करिए, ऐसे डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें फिर अगला काम ये आपके लिए करा देगा कि सारी मैचिंग करा देगा, रिवर्सल करा देगा, अगर कोई आपका ज़्यादा कम ज़्यादा जमा हो गया है रिक्लेम करा देगा, सारे काम आपके करा देगा, आईटीसी दिलवा देगा, सब कुछ करा देगा। तो ये मैंने कॉमन पोर्टल की कुछ इनसाइट्स आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब एक जीएसपी वर्ड होता है, यस, कुछ अवेयर है आप इसके विषय में?
व्हाट इज द जीएसपी? जीएसपी ये क्या है? एग्जाम भी नजदीक है और टेस्ट तो अगले हफ्ते है। ठीक, तो जो जो मैंने पढ़ाया हुआ है टेस्ट में इससे रिलेटेड बातें आएंगी। ठीक, तो इसके लिए वो इसलिए आप अभी पूछ पाछ के तैयार हो जाइए, मैं बार बार बोले दे रहा हूँ। चलिए, जीएसपी प्लीज, इतनी देर में तो सर्च कर लिया होगा आपने, आपको मिल जाएगा। ये जी फॉर, हियर जी स्टैंड्स फॉर द जीएसटी, एस फॉर द सुविधा, पी फॉर द प्रोवाइडर्स। तो ये जो आपका पोर्टल है, इस पर जब आप एक्सेस करने जा रहे हो तो इसके लिए कुछ बीच की इंटरमीडियरीज हैं जो कि आपको ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी चीज़ें देती हैं कि जिसके थ्रू आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ। किससे? पोर्टल से। क्योंकि किसी भी चीज़ का पोर्टल है तो बेटा कितने अपने यहाँ स्टेट हैं, कितने तरीके के टैक्सेस हो गए, कितनी तरीके की रूलिंग होगी, किस जगह पर क्या आप भरें, कैसा रिटर्न है, इतनी जानकारी हो पाना बड़ा कठिन है। बिजनेसमैन ये पूरा करता रहेगा, पढ़ता रह जाएगा कि वो आपके लिए अपना काम करेगा। ठीक, तो ये भी एक हर्डल थी। अगर आपको लिखने को आ जाए व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड द हर्डल्स, तो उसमें आप इस पॉइंट को ले सकते हो। तो ये भी एक हर्डल थी। तो इसके लिए क्या हुआ है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको आपके हिसाब से, डिफरेंट सेक्टर्स के हिसाब से इन्होंने छोटे छोटे अपने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी। पूरे पोर्टल से आपको लेना देना नहीं, दिस इज द मीडियम टू इंटरेक्ट विद द पोर्टल। इसके थ्रू आप जीएसटी से इंटरेक्ट करेंगे, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। और इसमें 34 आईटी कंपनीज हैं। समझ आ रही है बात? कोई इसमें लेमैन नहीं है, कोई इसमें ब्रोकर नहीं है अभी तक, जहां तक मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक, कि कोई आपको बताएगा, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म है। 34 आईटी कंपनीज को ये काम दिया गया है कि वो पोर्टल और एसएससी के बीच में लिंक करने के लिए कुछ चीज़ों को डेवलप करें, और उन्होंने डेवलप की है। इसको बोलते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ये आपके लिए इन्फोसिस भी हो सकता है, ये आपके लिए विप्रो भी हो सकता है, ये आपके लिए डिफरेंट आईटी फील्ड की इंडस्ट्री हो सकती है जिन्होंने इसके पोर्टल बनाए हों। ठीक, तो ये हो गए जीएसपी। अब जीएसपी केवल 34 है, और आपके एसएससीज एज वेल एज ये डिफरेंट आपकी जो और सपोर्टिव फंक्शनरीज हैं जैसे बैंक्स हैं, ये सबको इंटरेक्ट करना है पोर्टल से। तो अब जीएसपी के नीचे, क्योंकि हमारा जो एसएससी है ये बहुत वाइड कैटेगरी का एसएससी है, मतलब जिनको भी जीएसटी देना है ये एक बहुत वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी है। इसमें कई ऐसे भी होंगे कि जिनको पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है, कई ऐसे भी होंगे यार अपना काम करेंगे कि आपका पढ़ेंगे बैठ के कि जीएसटी में ये रूल होता है, ऐसे रिटर्न भरो, पीएमटी 5 इसमें लगेगा, इसमें जीएसटीआर 2 लगेगा। ये कौन पढ़ेगा बैठ के? ठीक, और नई आ रही थी, नया सिस्टम डाला जा रहा था। तो आप जीएसपी के नीचे, क्योंकि ये केवल 34 है, सब इन्हीं के पास दौड़ेंगे। अगर आपका कोई लॉयर भी है, सीए भी है, जो भी आपको सपोर्ट दे रहा है बिजनेस में, जो आपके बिहाफ पर रिटर्न की फाइलिंग कर रहा है, वो भी किसको अप्रोच करेगा? जीएसपी को। तो ट्रैफिक लोड बहुत बढ़ेगा। तो सम इजी, उसको कुछ इजी करने के लिए नीचे एक और चेन डेवलप की गई, उसको बोलते हैं एएसपी। लिखिए, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। वही सारी चीजें कवर्ड हैं, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाएंगे आपके लिए, आपके हिसाब से बना देंगे, आप इनसे अप्रोच करोगे। ये कई सारे हैं, हर जीएसपी ने अपने नीचे कई सारे एएसपी बना रखे हैं। तो एएसपी के थ्रू आप पहुंचोगे जीएसपी के पास, और जीएसपी आपको कनेक्ट करा देगा कॉमन पोर्टल के साथ। ये चेन है। ठीक, समझ आता जा रहा है? बिल्कुल ऐसी ओपन साइट नहीं है कि आप बस गए और आपने सीधे उठा के अपना रिटर्न डाल दिया। गेटिंग? तो आपसे रिलेटेड जानकारी 3 चैनल से पास होके जाती है, एएसपी टू जीएसपी टू कॉमन पोर्टल। ठीक, ये प्रोसेस है फॉर इंटरेक्टिंग टू द जीएसटीएन नेटवर्क।
जीएसटी के नेटवर्क पर अगर आप जाना चाहते हैं तो दिस इज द चेन और द लिंक, इसके थ्रू आप जाएंगे। ठीक है। जीएसटी के जो सुविधा प्रोवाइडर्स हैं वो उन्होंने क्या कर रखा है कि टैक्स के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। ठीक है। कि जिसके थ्रू आप वहां पर जाओ, अपना सारा डेटा डालो, तो आपका टैक्स एक्स कैलकुलेट होकर के फिर वहां से आगे कॉमन पोर्टल पे चला जाएगा। एएसपी के थ्रू आप उनसे लिंक करोगे तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न और ये सारे काम कर देगा। ठीक। आपके जितने भी मिसमैच हैं उनको ऑटो जनरेट कर देगा जीएसटीएन। ये सारी फंक्शन है इसकी। इज देयर एनी क्वेरी? कोई क्वेरी बच रही हो इससे रिलेटेड तो आप फटाक से मुझसे अभी पूछ लीजिए। यस बच्चों, कोई क्वेरी बच रही है? नो सर, इससे रिलेटेड नहीं है, पर सर एक चीज़ पूछना था, एक पॉइंट। हाँ बोलिए। सर प्योर एजेंट क्या होता है जीएसटी में? है बेटा? प्योर एजेंट, एक मिनट। आवाज आपकी बेटा थोड़ी दब रही है। कौन सा एजेंट? सर प्योर एजेंट। प्योर एजेंट। हाँ तो प्योर एजेंट क्या ढूंढा आपने, क्या पाया, पहले आप बताइए। कहाँ तक खड़ी हैं आप, वहां से आगे बढ़ा दें हम आपको। कुछ देखा इसको, कुछ सर्च किया क्या, एक दो लाइन लिखी मिली? सर ये ऐसे ही मिल गया था मुझे, मतलब क्वेश्चंस जब कर रहे थे तब। अच्छा तो इसको जरा ज़्यादा सर्च अंदर कर डिटेल लीजिए, में नहीं गए। हाँ इसको जरा डालिए, प्योर एजेंट इन जीएसटी। फिर बताइए वो बात समझ आ रही है? ओके सर, 2 मिनट। यस बेटा। देखो बच्चों, हम लोगों के पास 2 दिन है, तो जो भी आप लोग क्वेरी लाएं तो कोशिश आप ऐसी करें कि उसको थोड़ा भी अपनी तरफ से भी देख के आए। तो क्या होगा कि सारी क्लास का हेल्प बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुछ जैसे आप बोल देंगे कि सर इसमें ये मिला, देन इफ वी फाउंड देयर इज ए नीड टू बी करेक्टेड, और कहाँ से कहाँ तक मुझे आपको केबल गाइड करके या मोल्ड करके ले जाना है, तो सारी क्लास सुनेगी, सबका हेल्प हो जाएगा। इसलिए जो क्वेरी पूछने वाले हैं वो क्लास के मददगार हैं, पर थोड़ा सा पढ़ के वो हल्का सा आए भी तो, क्योंकि आपकी जो क्वेरी जनरेट होगी केवल ये कि ये टर्म क्या है से एक दो बार अगर उस टर्म को आप एक बार भी पढ़े होंगे, तो आप जिस लैंग्वेज में बोलोगे तो वो स्टूडेंट लैंग्वेज आएगी अधिकतर। तो बच्चों को वो अपना जैसा सवाल लगेगा। गेटिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप लोग देख लें उसको? क्योंकि वो बच्चों को अपना जैसा सवाल लगेगा कि हाँ यार हम भी पढ़ रहे थे, या हम देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। फिर मैं उसको अच्छे से आपको और कोशिश करूंगा कि उस पर अच्छे से डिस्कस हो जाए और वो चीज़ क्लियर हो जाए। इसलिए जो भी आप पूछ रहे हैं एक बार उसको ज़रूर देख लें, तब तो पूछने की स्थिति में होंगे आप, वरना तो वही हो जाएगा कि हाँ हाँ हाथ उठाया ये बताओ। ठीक। ठीक है ना तुलिका जी, जल्दी से आप उसको देख लीजिए, नहीं तो भी कल परसों दोनों दिन है, किसी भी दिन पूछ लीजिएगा। तो मिल गया आपको? तो बताइए क्या मिला। अगर मिल गया है तो यस अभी सर। डिस्कस कर लेते हैं। सर बस इतना पता चला कि वो पर्सन होता है जो किसी भी सप्लाई को एक रिसिपेंट तक पहुंचाता है। ओके। तो एक वो आदमी होता है जो सप्लाई को किसी भी रेसिपिएंट तक पहुंचाता है। और एजेंट आपने कई जगह पढ़ा हुआ होगा कि एजेंट होते क्या हैं। ठीक। अब ये जो प्योर एजेंट है इसकी कैटेगरी मत, जो बेचने वाला है उससे ये जो सामान को लेने वाला है रेसिपेंट है इसके पास तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेलर है उसको किसी की जरूरत है अपने रेसिपेंट तक पहुंचाने के लिए। अब ये किन किन कंडीशन में हो सकता है? प्योर एजेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर एजेंट? जल्दी बताइए। क्या ये जो बीच का ट्रांसपोर्टर है ये एजेंट है? यार हम सामान बेच रहे हैं और कोई मुझसे सामान खरीद रहा है, मैं वहां तक नहीं पहुंचा सकता, तो ट्रांसपोर्टर पहुंचा रहा है या रेलवे पहुंचा रही है, तो क्या ये प्योर एजेंट है या ये एजेंट है? जब ये बात समझ आ जाएगी व्हाट इज द एजेंट, तो सारी बात समझ आ जाएगी। क्या ये एजेंट है?
ये लाइन क्या बोल रही है कि द पर्सन हु इज द इंटरमीडियरी टू मेक ए फैसिलिटी फॉर द रेसिपेंट टू रिसीव द गुड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सप्लायर, सप्लाई को रेसिपेंट तक पहुंचाए। हाँ, तो इस कैटेगरी में क्या ये लोग आ रहे हैं? ये भी जरा देखिए फटाक से, फिर बताइए मुझे, तब पूरी अच्छे से आपकी जो डाउट है वो खत्म हो जाएगी। क्या ये जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो रेलवे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान को पहुंचा रहे हैं, आर दे एजेंट्स? या पीछे आपने कभी एजेंट पढ़ा है तो उसमें क्या समझ आ रहा है? ये सर, ये तो एजेंट होते हैं, मतलब सामान हमारा इधर से उधर तो। अच्छा, ये एजेंट होते हैं। तो मतलब देवियों सर, सज्जनों, मुझे ये बताइए। हाँ, सर बताइए। यस बोलिए। एक काम करो आप, बहुत अच्छा है ये। तो इससे रिलेटेड, अब इसको आप यहाँ पे छोड़ के इससे रिलेटेड मैंने जो बोला कि क्या रेलवे एजेंट, रेलवे और ये ट्रांसपोर्टर्स जो बीच में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहा है, इनको एजेंट माना जाए? तो पहले तो एजेंट डिफाइन हो जाएगी, एजेंट कौन होता है, तब फिर पता चलेगा प्योर कौन है और किसको अनप्योर माने। ठीक, ऐसे सवाल को आप क्रैक करना सीख जाओ, बस फिर सारी चीज हल हो जाएगी। एजेंट है कि नहीं, पहले तो ये डिफाइन हो। लॉ का प्रोसेस यही है। ठीक, पहले ये तो पता चले कि ये साहब जो हैं ये हैं भी कि नहीं। लाओ अपना पहले पासपोर्ट दिखाओ या कुछ आइडेंटिटी दिखाओ कि आर यू मिस्टर सच एंड सच। तो पहले पता तो चले कि ये जो एजेंट है ये हैं कौन, तब तो हम आगे जाने कि ये प्योर हैं कि कैसे हैं। ठीक, तो एक हिंट आपको दे रहा हूँ मैं, केवल वो आपका जो आया उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि द पर्सन हु इज द इंटरमीडियरी विच द पार्ट ऑफ सप्लाई फॉर एंड फैसिलिटेट्स द सप्लाई टुवर्ड्स द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई, कि जिसको मिल रहा है उस तक पहुंचाए। तो उसमें लेमैन टर्म्स की तरीके से, नॉट एज अ टीचर, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो रेलवे वाले हैं, ये क्या एजेंट हैं, कैटेगरी में आते हैं? तो इसके नाते आपको पढ़ना क्या पड़ जाएगा आगे, हु आर द एजेंट्स। ठीक, एजेंट की बेसिक परिभाषा क्या है, तब फिर आगे आपकी बात बढ़ेगी। तब एक काम करिए, इसको आप और अच्छे से देख लीजिए, फिर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल। अब कुछ बातें जो आपको बतानी है अलग से, जो मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए। जब इट इज द रिवर्स चार्ज, क्योंकि आप लोग देर से जुड़े हो अधिकतर, जिसमें मुझे लोग दिखाई दे रहे हो, तो रिवर्स चार्ज क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं हो पाया। ठीक, तो रिवर्स चार्ज कब कब हो जाएगा बेटा, और ये होता क्या है? ए ने बी को सामान भेजा, ठीक, बी पैसा दे रहा है, पर बी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जमा कर रहा। जब बी को टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा करना पड़ जाए, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। क्लियर? एकदम सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझा रहा हूँ। रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज वो चार्ज है कि चार्ज तो अल्टीमेटली पैसा तो उसी की जेब से जा रहा है कि जो चेन के पिछले पड़ाव पे है। ठीक ना? अब होता क्या है कि आपका जो ये, अब इसको आप बनाओ, ए से बी, बी से सी, ऐसे अगर जा रहा है, तो चार्ज किसके ऊपर जा रहा है? चार्ज फॉर डिपॉजिटिंग द मनी। दो तरीके के चार्ज होते हैं टैक्स में, मैंने आपको जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझाया था तो यही बताया था। दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक फॉर द फाइनेंशियल स्टेक एंड सेकंड फॉर द फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट सच कैलकुलेटेड टैक्स। दो तरीके के चार्ज हैं। ओके, तो पहला चार्ज, पैसा तो उसकी ही जेब से जा रहा है, वो चेन में आगे है। ठीक, जो पैसा दे रहा है। अब फॉरवर्ड चार्ज की कौन, जिसने कलेक्ट किया वो जमा कर दे। फॉरवर्ड, जिसने कलेक्ट किया वो जमा कर दे। रिवर्स कब? जिसने कलेक्ट किया या जिसके पास, जिससे आप सर्विस ले रहे हो, जिससे सामान खरीद रहे हो, उसे देना ही नहीं है, तो आप रेसिपेंट होके जमा करें खुद सरकार को जाके। आइदर द रेसिपेंट ऑफ द गुड्स, आइदर द रेसिपेंट ऑफ द सर्विसेज, आपको जमा करना पड़ जाए टैक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स चार्ज। ये किन किन केसेस में हो जाएगा? ये उन केसेस में हो जाएगा व्हेन द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आपकी किससे हो? बाय द नॉट रजिस्टर्ड डीलर्स टू अ रजिस्टर्ड पर्सन।
आप रजिस्टर्ड हो और आपने उससे ले लिया कि जो कि नॉन रजिस्टर्ड है। ध्यान से सुनते जाइए, आप रजिस्टर्ड हैं, आपने उनसे ले लिया जो कि नॉन रजिस्टर्ड है। तो इस केस में जो टैक्स है आप देते ना, अगर रजिस्टर्ड से लेते तो हाँ देते, और नॉन रजिस्टर्ड से ले लिया है तो देना नहीं है आपको, क्योंकि वो तो बेचारा बिल काट ही नहीं सकता है। तो आप उस रेट पर, उस सामान पर जो टैक्स का रेट है उस हिसाब से आप जाके जमा करिए सरकार को, रिवर्स चार्ज। ठीक। क्योंकि जब आप जमा नहीं करोगे तो आगे की चेन में जो आपसे खरीद रहा है रजिस्टर्ड डीलर, वो इनपुट टैक्स मांगेगा, तो उसको कहाँ से देंगे, उसको गवर्नमेंट कहाँ से देगी, क्योंकि इनपुट टैक्स तो जमा ही नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब बात यह है कि आपको इनपुट टैक्स, तो वो फिर आगे इसमें ये रिवर्स चार्ज में ये केस होगा। अच्छे से समझते जाइए, रिवर्स चार्ज के केस में उनके साथ में आपको काम करना है कि जिनसे आप खरीद रहे हो ऐसे, और दूसरे कहाँ किन के ऊपर हो सकता है, जीरो रेटेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज इन द एक्सपोर्ट्स। ठीक। ये भी आएगी इस कैटेगरी में। ई कॉमर्स की सप्लाईज को डीम सप्लाई माना जाता है। लिखते जाइए आप, एग्जामिनेशन या टेस्ट के हिसाब से ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ई कॉमर्स के स्पेसिफाइड टाइप के जो ई कॉमर्स हैं उनकी सप्लाई को डीम सप्लाई माना जाएगा। वैसे तो नॉर्मल सप्लाई है सारी ई कॉमर्स की, लेकिन स्पेसिफाइड ई कॉमर्स हैं। ये स्पेसिफाइड ई कॉमर्स कौन से हैं, वी जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है अपनी टैक्सेबल टेरिटरी में। यानी भारत में कोई ई कॉमर्स चला रहा है और वो भारतीय नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई ई कॉमर्स चला रहा है, उत्तर प्रदेश में उसका कुछ है नहीं, सामान भेज रहा है केवल, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, स्पेसिफाइड ई कॉमर्स, और इनकी सप्लाई को डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। और जो भी टैक्स लगने के जो जो तरीके हैं वो इनके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक। ऐसे ई कॉमर्स के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव बना के उनको फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन और कैरिंग द ऑल पर्पसेस ऑफ द बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। एंड सच पर्सन्स, ये जो पर्सन है ये लायबल होंगे टैक्स को पे करने के लिए। समझ आ रहा है आपको? विच आर सेलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज टाइप ऑफ ई कॉमर्स विच आर इन द स्पेसिफाइड कैटेगरीज। ठीक। अगला देख लीजिए, कौन कौन से आपके रेट मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, सब जगह मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं गुड्स आपके, जल्दी से बताइए, काफी लोगों को याद होगा। लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सॉल्ट, all kinds of training services, and services by the charitable institutions under section 12 डबल ए। ये सारे लोग आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनको टैक्स नहीं देना है। ठीक। ये आपके कौन सा टैक्स नहीं देना है, जीएसटी के जो भी अंतर्गत जो भी वो तीन चार टैक्स हैं आपके, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, ये इन पे नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स ही नहीं पड़ेगा। इसमें आप देख लो कि जो जो आइटम आपके ऐसे हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन पे टैक्स पड़ता है, लेकिन रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती है। ठीक। वैट कलेक्ट होता है इन आइटम्स के ऊपर और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। जीएसटी के रेजिम से ये बाहर है ये आइटम। ठीक है ना? तभी आपको दिखता होगा कि जब भी पेट्रोल के रेट घटते बढ़ते हैं तो हर एक सिटी में अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हर सिटी अलग अलग स्टेट में है, वहां पर अलग अलग वैट रेट है। ठीक है। अब ये जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी मानी जाएंगी, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
ठीक, एंड द सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, ये जीरो रेटेड सप्लाई है। इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगी। ठीक, समझ गए आप। एक्सपोर्ट्स अगर कर रहा है तो उसको जीएसटी नहीं देना, एग्जेम्प्ट नहीं है। बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड में फर्क होता है। तो जो भी आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, इसमें एक रेट, अगर आपको चार तरीके के, अभी तो जैसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें चार तरीके के रेट दे दिए जाएं हर ट्रांजेक्शन के अलग अलग, तो क्या होगा कि हर जगह पे आपको रेट अप्लाई करना पड़ेगा कि इस रेट के हिसाब से ये टैक्स बना। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट इतने का, रेट जीरो, टैक्सेबल लायबिलिटी जीरो, SEZ को भेजा तो SEZ ने बेचा, SEZ के डेवलपर को दो। इन तीनों के केस में आपके लिए जीरो रेटेड कैटेगरी है। ठीक, हाँ, ये जो मैंने आपको वर्ड इस्तेमाल किया कि जीरो रेटेड शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज, कि कुछ देना ही नहीं है। ठीक, तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे किसी का, कि जिसके हिसाब से आप बताते हो कि इतने लाख के ऊपर हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, मीन्स टुवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट में ये सारी चीजें आपको जोड़ लेनी है एग्रीगेट टर्नओवर के पर्पज से। जैसे टोटल टैक्सेबल सप्लाईज भी जोड़नी है, जो फॉरवर्ड बेस पे चार्ज हो रही हैं, रिवर्स वाली नहीं जोड़नी है, क्योंकि रिवर्स वाली सप्लाई नहीं होती, आप खरीदे हुए होते हैं और आपको टैक्स जमा करना पड़ता है। ठीक, आउटवर्ड सप्लाई की बात होती है इसमें टर्नओवर में। तो ऑल टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी वाली, जिन पर फॉरवर्डिंग बेस से टैक्स लग रहा है। दूसरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी टर्नओवर का हिस्सा बनेगी, ध्यान से लिख लीजिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी बनेगा, इंटर स्टेट भी बनेगा। ठीक, और ये सारी की सारी आपके लिए जीरो रेटेड सप्लाई, ये टर्नओवर का हिस्सा है, ये आपको टर्नओवर में लेनी है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो इसमें सक्षम नहीं हुए आपके जीएसटी में? कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स थे लेकिन जीएसटी के अंदर नहीं आए? बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक दिन मैंने आपको कई सारी कस्टम ड्यूटी लिखवाई थी, तो उनका स्टार्ट होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी से। ये जीएसटी के अम्ब्रेला के बाहर है, ये लगेगी लगेगी बाहर से सामान आ रहा है तो। ठीक, वो जो सेकंड पॉइंट था उस पेज को आप उठाइएगा, उसमें लिखा था CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसकी जगह को जीएसटी रिप्लेस करेगा, मतलब IGST, क्योंकि विद इन स्टेट टू ट्रेड है नहीं है, तो यहाँ पे IGST लग जाएगा CVD की जगह। बाकी जो सारी ड्यूटियां हैं वो सारी लगती रहेंगी। ठीक है, बाकी जो आपकी सारी ड्यूटीज हैं नीचे वाली, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब लगती चली जाएंगी। ठीक है, बस केवल CVD को IGST रिप्लेस कर देगा। एक्साइज ड्यूटी जो पहले चला करती थी ऑन द टोबैको एंड द टोबैको प्रोडक्ट्स एंड द पेट्रोलियम गुड्स, वो वैसे ही लगती रहेगी। ठीक, वो नहीं हटी है, वो इसमें नहीं गई। कोई सेंट्रल सेल टैक्स था जो जीएसटी के पहले चलता था इंटर स्टेट ट्रेड पे, तो वो भी लागू रहेगा स्पेसिफाइड पेट्रोलियम गुड्स पर और लिकर ऑन ह्यूमन कंजम्पशन पर। मतलब पुराने पैटर्न से ये चीजें गवर्न हो रही हैं। जब मैंने बोला था इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो आपसे बोला था ऐसा नहीं है कि इन पे कोई और टैक्स नहीं लगेगा, इन ये पुराने रिजीम से गवर्न हो रही। ठीक है, तो काफी तेजी से मैं आपका रिवीजन कराता चला जा रहा हूँ। अब आपकी क्लास का टाइम लगभग खत्म की ओर है। HSN में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। जीएसटी काउंसिल, ये आप ज़रूर देख लीजिए टेक्स्ट से कि कैसी होती है, कौन हेड होता है, कितने लोग इसके मेंबर होते हैं। टोटली थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ ऐसा क्लियर मुझे करना नहीं।
जीएसटी नेटवर्क से रिलेटेड काफ़ी कुछ बात मैंने आज आपसे कर ली है। अनजस्ट इनरिचमेंट या एंटी प्रॉफिटरिंग क्या होता है ये कल डिस्कस कर दिया था, ठीक है। और आपके यहाँ जो पैटर्न चलता है जीएसटी का उसको बोलते हैं डुअल सिस्टम, और ये बेसिकली इससे पहले कहाँ सब चला करता था और कहाँ से ये बेसिकली इंस्पायर होके अडॉप्टेड है, कनाडा से, कैनेडियन सिस्टम है ये, ठीक। जीएसटी को सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया था? फ्रांस ने, ठीक। ये सारी बातें आपके लिए छोटी छोटी हैं जो आपके लिए बहुत काम कारगर होंगी मौके पर। फिर मैं देखता हूँ कि कल और कौन से अच्छे पॉइंट आपके साथ जोड़े जा सकते हैं, ठीक। और बाकी आप देख लीजिए और उसको पूछिए, लेकिन जो क्वेरी बेटा आए उसका थोड़ा सा आप एक दो बार देख के आइए, तो हम लोग कम समय में उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, ठीक। और बाकी क्लास की मदद होगी, ये मकसद है। और आप पार्टिसिपेटिव रहें, मोटो क्या है मेरा कि आप पार्टिसिपेटिव रहें, वन साइड ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो ना रहे, ये भी इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है, ठीक ना। तो कभी भी आपको किसी तरीके की कोई घबराहट होगी नहीं, इतना ही अश्योर कर सकता हूं मैं। तो 2 दिन है, इन 2 दिनों का हम लोग अच्छे से लाभ उठाएंगे। तो तुलिका जी कल आप ये देख के और अच्छे से आइएगा एजेंट का, मुझे डिफरेंस बताइएगा एजेंट में और उसमें क्या डिफरेंस है, या जो मैंने आपको बताए वो लोग या वो ही एजेंट हैं, ठीक, ऑन बेसिस ऑफ योर सम रिसर्च। तो कोई क्वेरी और आज से रिलेटेड आप लोगों के पास बेटा हो जो भी आज डिस्कस हुआ, या कुछ और आपको पूछना है नो तो आप सर। पूछ सकते हैं। नो सर। कोई कोई और अलग बात पढ़ाई से हटके? एग्जाम कब होंगे ये मैं नहीं बता सकता, ठीक, ये मत पूछिएगा मुझसे। अब टेस्ट कब है, तो आपका टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली अगली वीक में हो जाएगा। इसकी डेट मैं आपको ये बता दूंगा, ये 2-3 दिन जो हमारे आपके बाकी हैं, ठीक। तो आप उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक। तो बाकी का तो नहीं पता हम कि क्या कोर्स का स्टेटस है। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ मेरा 100% कवर हो गया है, तो पूरा ही देखना पड़ेगा आपको, ओके। तो कुछ कहना है आपको कि अब विदाई ले लें हम आपसे? इज देयर एनीथिंग? नो, ओके, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके साथ। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। प्लीज नोट्स की तरह सारी प्लीज बात नोट्स की प्रिपेयर तरह करके सारी बात। जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।